प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्लाह खान हूँ। प्रोग्राम पर्दे से देश तक में आज हम अख्तर इस्माइल साहब का एक मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक टोबा टेक्सिंग से है और ये काफ़ी अर्से से आयरलैंड में मुक्ति में। इनका कहना यह है कि इनके वालिद साहब मोहम्मद इस्माइल ये ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फॉर्म सुपरिटेंडेंट के तौर पर खदमात सर अंजाम दे रहे थे और कुछ अर्सा कबल उन्होंने दरख्वास्त दायर की मेडिकल रिटायरमेंट की। उस दरख्वास्त पर अमल दरामद ना हुआ, उनकी वो दरख्वास्त कबूल ना की गई और उसके बाद हुआ ये कि उनका कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया। जब उनकी वफ़ात हो गई तो 1.5 माह के बाद उनकी दरख्वास्त पर अमल दरामद कर दिया गया और उनको उनकी वफ़ात के बाद मेडिकल रिटायरमेंट दे दी गई, जो कि गैर कानूनी भी था और इससे फैमिली को माली तौर पर भी नुकसान हुआ। अब ये अख्तर इस्माइल साहब जो हैं, इन्होंने इस गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ फोरम्स पर दरख्वास्त दी और आवाज़ बुलंद की, लेकिन इनकी आवाज़ सुनी नहीं गई। अब आज हम अख्तर इस्माइल साहब से पूछेंगे कि मामला दरअसल क्या है और इसका कानूनी पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है, रिटायरमेंट में और रिटायरमेंट में क्या फ़र्क है, वफ़ात के बाद उनको मेडिकल रिटायरमेंट दे देना ये कितना गैर कानूनी अमल है और उससे फैमिली को क्या नुकसान हुआ है और अब इसका हल क्या है। अख्तर इस्माइल साहब क्या कर सकते हैं, किस फोरम पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अख्तर इस्माइल साहब खुद मौजूद हैं आयरलैंड से, फैसल अहमद साहब मौजूद हैं, आयरलैंड में हमारे नुमाइंदे हैं, वकास ब्रेस खान साहब माहिर कानून है वो हमारे साथ मौजूद हैं, कमर बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और शाइस्ता शेख हमारे साथ मौजूद होंगी, फैसलाबाद से हमारी नुमाइंदा हैं। सबसे पहले फैसल अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये मामला अख्तर इस्माइल साहब जो हैं, ये इन्होंने कहाँ पर आवाज़ उठाई है, ये हुआ दरअसल क्या है, इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि मोहम्मद इस्माइल साहब की दरख्वास्त उस वक्त उस पर अमल क्यों नहीं किया गया जब वो मेडिकल रिटायरमेंट चाहते थे और उनकी वफ़ात के बाद उन पर पुरानी तारीख़ों में जाकर उनको रिटायरमेंट दे दी गई, तो ऐसा क्यों किया गया, इस पर क्या कहना है, जो आपने मालूमात हासिल की हैं, क्या आप तक चीज़ें पहुँची हैं? जी बिल्कुल, अख्तर इस्माइल डबलिन आयरलैंड में यहाँ रिहायशी हैं, रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, इनकी फैमिली है यहाँ पर, बड़े शरीफ इंसान हैं। इन्होंने रब्ता किया हमारे साथ, बताया ये सारा मामला हमें, जिसमें बड़े वाज़े जो तौर पे देखा जा सकता है कि इनके वालिद मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने तकरीबन 37 वर्ष तक ज़रई यूनिवर्सिटी में फार्म सुपरिटेंडेंट के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दी और बिल्कुल अपनी वो करियर के अख्ताम पर थे जब उनके साथ जो मेडिकल की इनके जो इश्यूज बने, उन्होंने अप्लाई किया अपनी रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट के लिए, लेकिन वो उस वक्त एक्सेप्ट नहीं की गई और सेम टाइम वो फिर हॉस्पिटल में चले गए, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद तकरीबन 15-20 दिन के बाद जब उनकी फैमिली थोड़े से उस सदमा से बाहर निकले, उन्होंने यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, उन्हें बताया कि अब हमें जो इनकी रिटायरमेंट अप्लाई की गई थी वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने अपनी एक चालाकी से उनका जो नोटिफिकेशन है पिछली डेट में वो इशू कर दिया और उसके बाद उसी नोटिफिकेशन को उन्होंने कुछ 1.5 माह के बाद का नोटिफिकेशन परमानेंट करके उसे इशू कर दिया गया, जिसके बाद इनकी फैमिली ने, इनकी वालदा ने, शहनाज बीबी ने, जो मोहम्मद इस्माइल की वाइफ थी, उन्होंने इनके साथ, यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी लेदे की, हर जगह हर फोरम पे रब्ता किया और इन्हें इनके साथ निगोशिएशन करने के बाद इस मौका पर पहुंचे कि यूनिवर्सिटी ने वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि इनकी डेथ जो है वो जॉब के दौरान हुई और इनके जो वाजिबात हैं वो अदा किए जाएंगे। लेकिन कुछ अर्सा के बाद दोबारा उन्होंने वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया और अपनी पुरानी जो जिद है उसके ऊपर कायम हो गए। इसके बाद इन्होंने हर फोरम पे रब्ता किया, इन्होंने गवर्नर पंजाब के साथ रब्ता किया, इन्होंने हर एक जगह पे रब्ता करने के बाद अभी 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन वहीं की वहीं जूं का तूं पड़ा हुआ है हर चीज। और ये क्योंकि यहाँ पर है आयरलैंड में, बाकी के इनके छोटे बहन भाई पाकिस्तान में हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट जो है वो सिफर है और आज ये चाहते हैं कि इन्हें मीडिया के जरिए, नेशनल न्यूज के जरिए इंसाफ जो है वो मिल सके। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब अख्तर इस्माइल साहब, मुझे एक पहले तो ये बताइएगा कि मेडिकल ग्राउंड पर जब रिटायरमेंट अप्लाई की गई, मेडिकल रिटायरमेंट, तो वो क्या प्रॉब्लम क्या था आपके वालिद साहब को, किस बीमारी की बुनियाद पर ये दरख्वास्त दी गई थी? मेरे वालिद साहब जो हैं वो क्रॉनिक लंग डिजीज में, उनके जो लंग्स हैं वो बिल्कुल फेल हो चुके थे। हम यूनिवर्सिटी में हम ऑलरेडी अप्लाई किया कि हम लोगों को प्लीज जो है वो रिटायरमेंट दे दी जाए। तो मेरे वालिद साहब जो है वो मेडिकल ग्राउंड में मेडिकल बोर्ड के सामने, मतलब मेडिकल बोर्ड क्या था, एक डॉक्टर जो यूनिवर्सिटी में एक बैठता है
उसके सामने गए, उन्होंने बस साइन कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मेडिकल रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो ले लें। हम लोग तो वाले साहब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने वो, उन्होंने साइन करके दे दिया, हम लोग उनके इलाज में उनको लाहौर लेके चले गए, गुलाब देवी हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट रखा। मैं वहां मौजूद था सारे प्रोसीजर में। ठीक। तो इस दरमियान में वाले साहब की डेथ हो गई। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इन्फॉर्म कर दिया, कुछ सदमे से निकलने के बाद हमने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दिया कि काइंडली आप जो है ना उनकी रिटायरमेंट रोक दें। देखें, ये एक सिंपल सा एक मैटर है। लेट्स सपोज एक बंदा जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसका मेडिकल वगैरह हो जाता है, जब तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं होती, ठीक है ना, लेट्स सपोज 2 दिन पहले डेथ हो जाए उसकी, आप उसको कैसे आप मेंशन कर देंगे कि वो इन जॉब है, इन सर्विस है। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि वाले साहब अगर लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी के वो मेडिकल बोर्ड में अपीयर भी लेट्स सपोज हो गए, एक ही डॉक्टर था जिसके, ठीक है, उनका अभी प्रोसीजर मुकम्मल नहीं हुआ था, अभी उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई थी। ठीक। जी, रिटायरमेंट की नोटिफिकेशन नहीं हुई थी कि उससे पहले उनका इंतकाल हो गया। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो हमने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई अब नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी इस दुनिया से इंतकाल हो गया है, आप काइंडली जहां पे प्रोसीजर है वहीं पे रोक दें। लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बजाय उसको रोकने के, उन्होंने क्या किया कि 1.5 माह के बाद जो डेट को मेडिकल ग्राउंड पे हमने अप्लाई किया था उसी डेट पे उन्होंने रिटायर कर दिया। तो इससे आपको अख्तर साहब नुकसान क्या हो रहा है? इससे क्या फर्क पड़ रहा है इससे कि उन्होंने पहले रिटायरमेंट ऑन जॉब डेथ होना और पहले रिटायरमेंट मेडिकल रिटायरमेंट, इनमें फर्क क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी, इनमें फर्क ये है, देखें, यूनिवर्सिटी इंतजामिया सिर्फ जो हमारे वाले साहब की जो सर्विस इन डेथ के इंश्योरेंस के पैसे सिर्फ 25 लाख रुपए बनते हैं वो बचाने के लिए, और दूसरे जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो टोटल बन जाएंगे अबव 40 लाख समथिंग बन जाएंगे। अभी क्या है कि वालदा को सिर्फ 10 लाख रुपए दे के यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बस फारिग कर दिया, उनको ये बता दिया कि आपने ये पेंशन ले ली है, ये ले रही है, बस इसमें ही फारिग कर दिया उन लोगों ने। हमारे जो छोटे बहन भाई हैं वो डिजर्व करते हैं, ठीक है, मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपना आप कर सकता हूँ हैंडल, लेकिन मेरे जो छोटे बहन भाई हैं, जो सिस्टर्स हैं, वो इस चीज के मुस्तहिक हैं कि मेरे वाले साहब ने 37 ईयर सर्विसेज दी। बिल्कुल ठीक। एक बंदा जो 37 ईयर सर्विसेज करता है, कोई भी इदारा उसको डिफेंड करता है, उसके लिए खड़ा हो जाता है। यूनिवर्सिटी को ये चाहिए था कि जब हमने इन्फॉर्म किया था वो दे शुड स्टैंड अप और उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करते हैं। एक तो हम यूनिवर्सिटी के वैसे मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन हमारी जो रिपोर्टर हैं शाइस्ता, उन्होंने ज़रूर यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ लिया होगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। अच्छा शाहिद साहब, आपने यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ लिया होगा, यूनिवर्सिटी का क्या मौक़िफ़ है उनकी वफ़ात के हवाले से? क्योंकि अब ये फैमिली ये कह रही है कि उनकी ऑन जॉब डेथ हुई है। अब यूनिवर्सिटी ने क्या मौक़िफ़, हमें ये लगता है शायद वो ये कहते होंगे कि नहीं, इनका नोटिफिकेशन तो उनकी वफ़ात से पहले हो चुका था रिटायरमेंट का। तो आपने यूनिवर्सिटी का जो मौक़िफ़ लिया वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इस मामले जो है सिंडिकेट का इजलास भी बुलाया गया था, तो उसमें भी उन्होंने इस मैटर को डिस्कस किया कि इस तरह मोहम्मद इस्माइल है, उन्होंने 6 मार्च को 2017 को अप्लाई किया था रिटायरमेंट के लिए, और अनफॉर्चुनेटली 18 मार्च को ही जो है उनकी वफात होगी। तो इस मामले में भी उन्होंने वाकई पहले यही कहा कि उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया था, क्योंकि उन्होंने खुद ही अप्लाई किया हुआ था कि मैं जो हूँ वो फिजिकली अनफिट हूँ, मैं जैसा कि फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला हूँ, तो मुझे रिटायरमेंट चाहिए। तो यही उनका मौका था इस मामले में कि उन्होंने खुद ही अप्लाई किया तो उनको रिटायर कर दिया गया। लेकिन बात तो ये है कि ये जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो तो उनकी वफात के भी 1.5 माह बाद जारी किया गया है, और बड़ी ही मुजाहिदा केस बात है कि एक बंदा जिसकी 1.5 माह पहले ही वफात हो चुकी है और उसका 1.5 माह बाद रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। मामले में इनकी जो बेवा है नाज नसीम, ये भी काफी ज्यादा इस मामले में परेशान है, क्योंकि 6 बच्चे हैं इनकी, उनकी जिम्मेदारियां वो अकेली अदा कर रही हैं। एक माँ का फर्ज भी अदा कर रही है, एक बाप का फर्ज भी अदा कर रही है। दूसरी जाने से वो शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस की मरीज भी हैं। 2 सालों से वो यूनिवर्सिटी के चक्कर भी लगा रही हैं, लेकिन बड़ा उनको इस तरह से तंग किया गया है
कि उनके लिए जो हाजिर सर्विस वफात का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसको भी ड्रॉप आउट कर दिया गया। नोटिफिकेशन के ऊपर जो इनके रिटायरमेंट मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायरमेंट इनको दी गई है, उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो उनकी वफात के बाद की डेट का है। जी बिल्कुल, 1.5 माह बाद उनकी वफात के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और बड़ी ये मुज़हिका खेज बात है कि मोहम्मद इस्माइल जब उन्होंने 3 मार्च को 2017 को उन्होंने अप्लाई किया था रिटायरमेंट के लिए, फिर 18 मार्च को ही उनकी वफात होगी। इनकी जो बेवा है शहनाज नसीम, इन्होंने पिलखोर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ रजू भी किया कि आप जो वो प्रोसेस चल रहा है उनकी रिटायरमेंट का, उनको फौरन जो है वो आप रोक दें, क्योंकि अब तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब उनकी वफात होगी और डेफिनेटली वो हाजिर सर्विस पे काफी ज्यादा वो बीमार थे। गुलाब देवी अस्पताल लाहौर में भी उनका इलाज मुआवजा चलता रहा, फैसलाबाद में भी दीगर हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चलता रहा। उन्होंने तो इसलिए अप्लाई किया था ना कि मैं मतलब अपनी जो जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकता, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, तो इस वजह से बेहतर है कि मुझे अब रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि मैं नियर बाय रिटायर्ड ही होने वाला हूँ कुछ महीनों तक। तो आप पहले नोटिफिकेशन क्योंकि वो अच्छे तरीके से उनका इलाज मुआवजा हो जाए, लेकिन जब उनकी डेथ ही हो गई है तो फिर रिटायरमेंट की तो कोई वजूहात ही नहीं रही थी। और काफी ज्यादा इस मामले में बेनिफिट, जैसा कि उनके बेटे ने भी बताया अख्तर इस्माइल ने, कि इस तरह से उनकी जो 6 बच्चे हैं उनकी कफालत बड़े अच्छे तरीके से हो सकती थी अगर यूनिवर्सिटी उनके साथ ताउन करती। अब 2 साल होने के बावजूद भी जो है उनको नहीं कंसीडर ही नहीं किया जा रहा। 37 साल उन्होंने एक डिपार्टमेंट में, एक अदारे में बतौर सरकारी मुलाजिम दिए हैं। 37 साल थोड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है उनके जो राइट्स हैं, उनके बच्चों के राइट्स हैं, वो उनको नहीं दिए जा रहे। ठीक है, ये आपने कहा 2 साल होने के बावजूद, ये इसी साल का वाकया नहीं है, ये कब का वाकया है? ये इनका 2017 में इनकी वफात हुई थी 6 मार्च को। अच्छा, ये 2 साल पुराना वाकया है। ओके, 2 सालों से ही इनकी जो बेवा है वो बेचारी 2 साल से लटका हुआ है, यानी यूनिवर्सिटी इंतजामिया किसी मौक़िफ़ पर नहीं पहुंच पा रही और यूनिवर्सिटी अब भी 2 साल बाद कायम है कि इनकी वफात से पहले इनको रिटायरमेंट दी जा चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे वकास साहब ये बताइए कि कानून क्या कहता है, एक शख्स अगर मेडिकल रिटायरमेंट अप्लाई करता है, अब उसका प्रोसेस शुरू हो गया, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है 1-2 मरहले से वो गुजर गया हो, यूनिवर्सिटी ने आगे भेज दिया हो उसको, और उसकी डेथ हो जाए नोटिफिकेशन से पहले, तो क्या कंसिडर होगा? वो ऑन जॉब उनकी डेथ कंसिडर होगी, या चूंकि उन्होंने रिटायरमेंट अप्लाई कर दी है तो वो रिटायरमेंट की एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा, क्या होगा? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेकिंग माई नैरेटिव ऑन दिस स्पेसिफिक इशू। सबसे पहले, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर सर्विंग इन द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। कि जो पाकिस्तान में सिविल सर्विस कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन केस है कि अगर आप इस केस के हदोहाल देखें, इस केस के प्रॉन्स देखें, तो इस केस के अंदर जिस तरह आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि अगर मेडिकल बेस पे या मेडिकल ग्राउंड पे वो अप्लाई करता है तो वो कब मैच्योर कंसीडर की जाएगी उनकी एप्लीकेशन? क्या ये कंसीडर किया जाएगा कि ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हुई है, या कि ये कंसीडर किया जाएगा कि उनकी डेथ जो है वो उन्होंने पहले अप्लाई जो अपना किया था मेडिकल ग्राउंड पे उस पे ही कंसीडर की जाएगी? इसके अंदर जो हमारा सिविल सर्विस पेंशन रूल्स हैं जो 1955 के, उसके अंदर जो रूल नंबर 3 है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है और इनके केस के ऊपर 100% वो फिट आता है कि उस रूल के अंदर इस चीज़ का तस्करा किया गया है कि कोई भी शख्स जो कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर अपना केस अप्लाई करता है रिटायरमेंट का, उसके अंदर उसकी मैच्योरिटी की एज, उस एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस की और एडमिशन की जो टेनोर है वो 3 महीने है। 3 महीने से पहले उसका नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो कि ज़ाब्ते के अंदर लिखा गया है। लेकिन जहां पे इनकी मैलाफाइडी ये थी कि एक शख्स ने जिसने 3 मार्च को एक एप्लीकेशन दी, मेडिकल ग्राउंड बनाया उसके अंदर कि मुझे इस ग्राउंड के ऊपर रिटायर किया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद जो मुझे मेडिकल रिलीफ मिल सकता है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं तो मैं वो ले सकूं। लेकिन मीनवाइल 18 तारीख, उसी माह की 18 तारीख को इनकी डेथ होती है और डेथ के बाद जब इनकी जो विडो थी वो 28 तारीख को जब अप्लाई करती है इस केस में कि हमारी ये जो एप्लीकेशन थी मेडिकल ग्राउंड पे रिटायरमेंट की, इसको कैंसिल किया जाए, इसको
मनसूख कंसीडर किया जाए। दैट वाज अ वैलिड एंड जेन्युइन रीजन ऑन देयर कास्ट। जो उन्होंने जो अपनी राय पेश की या एप्लीकेशन दी वो बड़ी जेन्युइन थी, और लॉ के हवाले से जब लॉ के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि 3 महीने से पहले वो मैच्योर नहीं होगी और उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा रिटायर, तो ये इनकी जो इस केस के अंदर इनकी जो बनती है वो ड्यूरिंग डेथ ड्यूरिंग सर्विस बनती है। और इस पे जो ज़ाब्ता हमारा ये कहता है कि जो 25 लाख जो पाकिस्तानी रकम के मुताबिक इनको इनके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो इनकी विडो है, इनको अदा किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। इस पर वकास साहब मजीद बात करते हैं, लेकिन कमर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान नजर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, वो भी आपको सुन रहे थे। तो कमर बुखारी साहब, ये मामला ज़रूर यूनिवर्सिटी के इल्म में है, और क्योंकि इस पर बार बार रजू भी किया गया इस मामले पर यूनिवर्सिटी से। ये 2 साल पहले एक मोहम्मद इस्माइल साहब हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने 3 मार्च को अप्लाई की, 18 मार्च को उनकी डेथ हो गई, मेडिकल रिटायरमेंट उन्होंने ली। ये कैसे हो गया कि उनको उनकी वफ़ात के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उनकी 3 माह के बाद वो एप्लीकेशन 3 माह के अंदर होनी चाहिए थी, और आपने 18 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी ने उनको रिटायर कर दिया। इसमें ये क्या मामला क्या है, यूनिवर्सिटी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला ये है कि इन्होंने हमें दरख्वास्त दी थी कि मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर किया जाए, जैसा कि आप इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये मेडिकल रिपोर्ट रिसीव हो रही है 7/3/2017 को, ठीक है, और इसकी अप्रूवल हुई है इनकी रिटायरमेंट की, क्योंकि मेडिकल बोर्ड बैठा और ये 7/3 को इनकी अप्रूवल आ गई और वाइस चांसलर साहब ने इसको अप्रूव कर दिया। यानी 3 तारीख को इन्होंने अप्लाई की और 7 तारीख को उनकी रिटायरमेंट की अप्रूवल भी आ गई। जी जी, मेडिकल बोर्ड होता है ना, मेडिकल बोर्ड में इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये वाकई हो गए हैं रिटायरमेंट के काबिल, इनको रिटायरमेंट दे दी जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब प्रोसेस इतना स्पीडली चल रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर एक शख्स की अगर 3 तारीख को कोई अप्लाई करता है तो 4 दिन के बाद 7 तारीख को उसकी मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट एक्सेप्ट भी हो गई उसकी एप्लीकेशन। नहीं, 4 दिन में नहीं हुआ मोहतरम। ये ऐसा था कि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी रिटायरमेंट की 3/2/2017 को। 3/2 को जी। अच्छा। और एग्जामिन्ड हुए हैं, बोर्ड के सामने पेश हुए 6/3 को। अच्छा। और बोर्ड ने अगले दिन 7/3 को इनको डिक्लेयर कर दिया कि इनकी रिटायरमेंट कर दी जाए। और नोटिफिकेशन कब जारी हुआ इसका सर? नोटिफिकेशन बाद में जारी हुआ, लेकिन ये हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि इनकी सिफारिश कर दी गई थी और ये हमारे प्रोसेस में आ गया था। बाद में ये फौत हुए हैं जब, तो इनकी वफात 18/3/2017 को इनकी वफात हो रही है। ठीक है। और इनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन किस तारीख का है? मेडिकल रिटायरमेंट ऑर्डर इशू हुए हैं 28/4/2017 को। ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताइए कि इस डेफिनेशन के मुताबिक एक शख्स की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन उसकी वफात के 1.5 माह बाद अगर जारी हो रहा है तो उसकी डेथ ऑन जॉब कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि उसकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ था उस वक्त। असल में हमारा प्रोसेस, चूंकि वो तो मेडिकल बोर्ड ने जब ओके कर देना होता है, हमारे यहाँ वो बंदा रिटायर्ड कंसीडर हो जाता है। नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन की भी तो कोई अहमियत होगी ना सर। अगर कंसीडर करने की बुनियाद पर तो आप किसी शख्स को रिटायर्ड कंसीडर नहीं कर सकते ना जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा। अगर फर्ज करें वो ऑन जॉब होते, ड्यूटी पर होते, तो क्या जिस दिन अप्रूवल हो गई थी या जिस दिन आपको बोर्ड ने अलाउ कर दिया था उस दिन से वो घर बैठ जाते या नोटिफिकेशन होने तक वो जॉब पर आते? नहीं, ये जिस दिन मेडिकल बोर्ड इनको रिटायर कर देता है उससे वो कंसीडर हो जाता है। बाकी हमारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, उसमें ताखीर हो जाती है नोटिफिकेशन होने में, लेकिन मेडिकल बोर्ड की सिफारिश आ चुकी थी उनकी वफात से पहले। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कोई शख्स की रिटायरमेंट की डेट किस उसके कागजों पर, जो कि हमेशा उसके साथ जिंदगी भर चलते हैं रिटायरमेंट के बाद,
उसके ऊपर उसकी रिटायरमेंट की डेट कौन सी लिखी होती है? जिस पर नोटिफिकेशन हुआ वो उसकी रिटायरमेंट डेट है, या वो रिटायरमेंट डेट है जिस पर बोर्ड ने उसको कह दिया कि ठीक है जिसको रिटायर कर दें? बोर्ड ने जिस दिन कह दिया, क्योंकि ये मेडिकल ग्राउंड पे उन्होंने लिया है, एग्जामिन हुए थे और अगले दिन उन्होंने बोर्ड ने उनको रिकमेंड करके भेज दिया कि इनको रिटायर कर दिया जाए, वही डेट कंसीडर होती है। अच्छा, मुझे इस पर एक सेकंड सर, वकास साहब, क्या आप भी इत्तफाक करते हैं इस बात से कि जब नोटिफिकेशन की कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो साल बाद हो जाए, लेकिन वो कह रहे हैं जिस दिन बोर्ड ने उनको कर दिया, अप्रूव कर दिया कि जी इनको रिटायर कर दिया जाए, वो डेट उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है? देखें, एक चीज़ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, बोर्ड इज़ नॉट द मोस्ट रेलिवेंट अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड टू इशू द रिटायरमेंट ऑफ समबडी, ठीक है। चूँकि इस सिलसिले में जो इनकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, डैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि जो साइन करेंगे, जो इस चीज़ की तस्दीक करेंगे। अगर बोर्ड कोई भी ओपिनियन सपोज देता है, क्या उस ओपिनियन को बाइंडिंग कंसीडर कर लिया जाएगा वाइस चांसलर पे? क्या उस ओपिनियन को पूरी यूनिवर्सिटी पे वो बाइंडिंग कंसीडर बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो बोर्ड ने जस्ट अपनी एडवाइस देनी है, अपना ओपिनियन देना है, और उस ओपिनियन के ऊपर वाइस चांसलर ने या इनकी यूनिवर्सिटी के जो भी हेड्स हैं उन्होंने फैसला करना है। तो उसके बाद भी उनकी रिटायरमेंट हो सकता है ना अप्रूव की जाए, यानी उनको उसको मना कर दिया जाए, रिफ्यूज कर दिया जाए, ये भी हो सकता है? नहीं, ये तो कंसीडर नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बादियो नज़र प्रामा फसाई जो चीज़ नज़र आ रही है, अगर बोर्ड कोई चीज़ रिकमेंड करता है तो डेफिनेटली जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी जब तक उस पर साइन ना करे, उसकी रिटायरमेंट की एज कंसीडर नहीं की जा सकती। बोर्ड का महज ये कह देना कि ये बंदा मेंटली या फिजिकली डिसेबल है और इसको रिटायर कर दिया, जब तक उसको रेटिफाई नहीं किया जाएगा, वो तब तक वो कंसीडर नहीं किया जाएगा कि ये शख्स रिटायर हो चुका है। नहीं, इसमें तो वैसे बड़ा आसान है बुखारी साहब कि एक मैनुअल मौजूद होगा, कानून मौजूद होगा, उसको अगर देख लिया जाए तो उससे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे जो लॉ एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के साथ जाएगी, जो जिस तारीख को नोटिफिकेशन हुआ है। तो इस पर तो मेरा ख्याल है कानून मौजूद है, उसको चेक किया जा सकता है और इसको किसी भी फोरम पर कानून के मुताबिक इसका फैसला हो सकता है। ये 2 साल से क्यों लटका हुआ है? ये मेरी गुजारिश सुने कि इन्होंने तो इसी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी ले लिए। मोहतरमा हमारी जो बहन है, पेंशन उनकी जो अहलिया हैं जी, उन्होंने पेंशन की मद में 8/3/2017 को अमाउंट वसूल की है और फिर उसके बाद 19/3/2017 को। अच्छा, नहीं, इन्होंने जो अपने अलाउंसेस थे और वो आप कह रहे हैं उसी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इन्होंने वसूल कर लिए। किस तारीख को वसूल किए थे? 8/3 को? 8/3 को उन्होंने, यानी वफात से पहले? जी जी, नहीं, ये मतलब है 18 तारीख को उनकी वफात हुई थी ना जी। 19/3/2017 को उन्होंने अमाउंट रिसीव की है। यानी जिस दिन उनकी वफात हुई है उससे अगले दिन जाकर उन्होंने पैसे ले लिए। 19 तारीख को 95,962 रुपए, क्योंकि ये वसूल हुए हैं उनकी तरफ से, हमारे पास ये मौजूद है डॉक्यूमेंट। और उन्होंने, अच्छा एक सेकंड, अभी उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तर इस्माइल साहब। अख्तर साहब वो ये कह रहे हैं कि जो पैसे अगर आप मानते नहीं है कि ये मेडिकल रिटायरमेंट है, तो फिर आपने मेडिकल रिटायरमेंट के पैसे क्यों वसूल कर लिए? फिर तो आपको चैलेंज कर देना चाहिए था इसको जाकर कि जी ये मेडिकल रिटायरमेंट नहीं है, उनकी ऑन जॉब डेथ हुई है, पैसे क्यों वसूल किए? जी, मैं आपको ये सारी बात बताता हूँ। पैसे 18 तारीख को फर्स्ट ऑफ ऑल वसूल नहीं की है। देखें, हम लोगों ने कंसल्ट किया यूनिवर्सिटी के सब लोगों से, उन्होंने कहा है कि जो पैसे आप लोगों ने अपील कर दिए आपका रेलेवेंट है, आप ठीक है, आप हक पे, आपके जो आपके इस वक्त पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर्स हैं, उन लोगों को जो भी है आपके जो राइट्स बनते हैं आप फिलहाल ले लें। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको डिडक्शन जो भी होगी आपकी फर्दर वो हो जाएगी। मेरा यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन है, अगर यूनिवर्सिटी समझती थी कि वो रिटायर कंसिडर हैं, इन्होंने बाद में ये एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दी कि वो डेथ इन सर्विस हुई है। यूनिवर्सिटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी डेथ इन सर्विस हुई है। बाद में सिर्फ एक सैयद साहब हैं कोई इन यूनिवर्सिटी के, मैं भी वहाँ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, मैंने MSc यूनिवर्सिटी से ही की है, मैं सारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट जानता हूँ। और क्या हुआ कि उन लोगों ने एक ऑब्जेक्शन लगाई कि ये कैसे हो गया कि एक बंदा जो है जिसने मेडिकल रिटायरमेंट पे अप्लाई कर दी थी, तो आप उसको ऐसे बेनिफिट क्यों दे रहे हैं? क्या हुआ कि हमें ये इस वक्त बेनिफिट मिलने थे। अच्छा, क्योंकि उनकी ये बताएं कि ये जो पैसे वसूल किया आपने, आपको लोगों ने मशवरा दिया कि आप ये ले लें, फिर आपकी अपील मंजूर होगी तो आपको मजीद पैसे मिल जाएंगे, वो किस तारीख को पैसे वसूल किया आपने? ये तो हमें तो मिले कहीं जाके 6 महीने बाद। अच्छा,
आप इन्होंने डेट वही लिख दिया है हमारा। हमने तो 30 तारीख को तो एप्लीकेशन दी कि आप रोक दें। अच्छा, 30 तारीख को तो हम 18 को कैसे रिसीव कर सकते हैं? अच्छा। उस वक्त तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुई थी। एक मुख्तसर सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। एक चीज मुझे बुखारी साहब ये बताएं कि नोटिफिकेशन हो रहा है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जाकर, और पैसे उनको मिल रहे हैं आपके बकौल 19 मार्च को, उनकी वफात से एक दिन बाद फैमिली को। तो 19 मार्च को पैसे दे दिए, नोटिफिकेशन से 1-1.5 महीना पहले पैसे दे दिए सर यूनिवर्सिटी। इनकी मुख्तलिफ बाद में पैसे जाते हैं तो इनके अकाउंट में ट्रांसफर होते रहे पैसे, और इन्होंने वसूल किए। और जैसा ये खुद कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि आप अभी ले लें पैसे। नहीं, वो कह रहे हैं 6 महीने बाद हमने लिए पैसे, और डेट्स पुरानी उस पर लिखी गई थी। अच्छा, उसमें मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, क्योंकि इस वक्त मैं आपको कैमरे में तो नहीं दिखा सकता, इसके ऊपर किसी वक्त डिबेट हो सकती है। ये हमारा बेटा है, हमारी यूनिवर्सिटी का ये सबूत है हमारे पास, तशरीफ लाए वाइस चांसलर के साथ, मैं इनकी मुलाकात भी करवा देता हूँ। इनका जो हक है अगर बनता है तो इनको बिल्कुल मिलेगा। किसी एक शख्सियत की वजह से ऐसा नहीं हुआ, ये एक सिस्टम के तहत है कि जब मेडिकल बोर्ड किसी को डिक्लेयर कर देता है वो कभी भी वापस नहीं होता। और इसी हवाले से ट्रेजर का फैसला नहीं है, ये हमारी सिंडिकेट ने इसको एंडोर्स किया, जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जी, और उसी के तहत हुआ है ये। लेकिन सर मेरा जो सवाल, अख्तर साहब एक मिनट जरा, बुखारी साहब जो मेरा सवाल था आपसे वो ये है कि कभी किसी शख्स की रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन से पहले उसको पैसे दिए जाते हैं, फैमिली को दे दिए जाते हैं? ये आमतौर पर भी ऐसा होता है रूटीन में हमारे? बुखारी साहब जी 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 बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन होने से, रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन से 1.5 माह पहले ही उसको रिटायरमेंट के पैसे दे दिए जाएं? क्या ये होता है हमारे यहाँ कभी? नहीं, रिटायरमेंट के देखें, इनकी अपील जो आई है उसकी अपील के दौरान इनको रिटायरमेंट के जब नोटिफिकेशन हो गया था तो इन्होंने उसके तहत पैसे वसूल किए हैं, उसकी स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है। लेकिन आपने खुद ही कहा ना कि रिटायरमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते की कोई डेट आपने बताई ना, 23/4 या क्या आपने बताया, 28/4। अब 28/4 को रिटायरमेंट हो रही है और आप कह रहे हैं कि 19/3 को इनको पैसे दे दिए गए, इनकी वालदा ने वसूल भी कर लिए। तो नोटिफिकेशन से पहले कैसे पैसे जारी कर दिए यूनिवर्सिटी ने? ये इनकी मोहतरमा शहनाज नसीम साहबा, इनकी जो वालिदा हैं जी, उनकी जो उन्होंने पेमेंट्स ली हैं, ये मेरे पास उसकी स्टेटमेंट है जी। ये अब जाहिर है कि इन्होंने या तो उन्होंने अथॉरिटी दी होगी या जिस तरह भी था, इनकी पेमेंट्स जो वसूली की शीट मेरे पास पड़ी है जी, मैं उसको देख के बता रहा हूँ। लेकिन सर आप मुझे ये बताएं ना कि कानूनी तौर पर ये मुमकिन है कि किसी की रिटायरमेंट की नोटिफिकेशन से पहले उसको पैसे दे दिए जाएं 1.5 महीना पहले? ये होता है? आपके पास शीट पड़ी हुई है, उसमें डेट लिखी होगी, मैंने मान लिया चलें, लेकिन क्या ये मुमकिन है सर? ऐसा मुमकिन है कानून के मुताबिक भी? मेरी गुजारिश सुने कि 15/8/2017 को इन्हें कम्यूटेशन की मद में अमाउंट मुंतकिल हुई और इन्होंने फिर उसके बाद उसको निकलवाया। अब ये सारे पैसे तो इनको एकदम नहीं मिले हैं, ये कम्यूटेशन की मद में मिले इनको। तो पैसे वो 19 तारीख को जो पैसे मिले हैं वो कितने पैसे थे और किस मद में दिए गए थे? कम्यूटेशन की मद में थे ये मेरे पास जो अमाउंट इस वक्त है वो 13,29,959 इनको मिले हैं, जो 15/8/2017 की कम्यूटेशन की मद में इन लोगों को मिले। 15/8 को अगस्त में जाके मिले ना जी, वो वफात में मिलते हैं। तो वो तो आपने जो 19 तारीख को कह रहे हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने तो पैसे वसूल भी कर लिए थे जी 19 तारीख को, तो ये तो 6 महीने बाद जाके किए ना। वो थोड़ा सा मिसरीड हुआ, वो था कि पीरियड जो था 19/3/17 से
31 चले वो फिर 7 आपने का। अपनी करेक्शन खुद ही कर ली। मैं यही तो आपसे इतने सारे सवाल इसीलिए कर रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है कि उनकी वफात से अगले दिन आपने उनको नहीं, पैसे नहीं, दे, वफात तो ये तो के आपने बाद क्लियर कर इन्होंने दिया कि लिए ऐसा हैं। नहीं हुआ, पैसे उनको अगस्त में जाके मिले, उन्होंने अगस्त में नहीं, रिसीव वो किए पैसे। वफात के बाद लिए और वफात के बाद उन्होंने उसी तहत ही लिए जो मेडिकल ग्राउंड पे ठीक है, retirement वो तो वो कह रहे हैं ना कि उस पर तो वो कह रहे हैं अख्तर इस्माइल साहब के हमें मशवरा दिया गया था कि आप ये पैसे वसूल कर लें, लेकिन ये पैसे जो हैं अगर आपकी अपील मंजूर होगी तो फिर आपको बाद में इसका स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा। तो वो फिर आपका वो वाला आर्ग्यूमेंट तो वैलिड ना रहा ना कि जी इन्होंने तो वफात के फौरन बाद अगले दिन पैसे भी रिसीव कर लिए थे, तो ये तो इससे तो आप बैकआउट कर गए, ये आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है। जी अख्तर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, देखें यूनिवर्सिटी ने हमारी अपील के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको रिकमेंडेशन दी कि आप इनकी डेथ इन सर्विस कंसीडर करें, तो इन्होंने कर ली। जब इन्होंने डेथ इन सर्विस कंसीडर कर ली है, मामला खत्म हो गया है, सारी चीजें हो चुकी हैं, इन्होंने जाहिर है सोच विचार के बाद हर चीज इन्होंने कंसिडरेशन के बाद ही नोटिफिकेशन की ना। ठीक है, आप मुझे बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपका वैलिड है। चलें, अच्छा आप मुझे वकास अबरेज साहब जरा बताइएगा कि क्या आपके ख्याल में रेमेडीज हैं अब इस मुतासरा फैमिली के पास, ये क्या करें, कौन सा रास्ता अख्तियार करें, किस फोरम पर जाएं, कैसे इनको इंसाफ मिलेगा अगर ये राइट पर हैं तो? एक बात ये कहना चाहूँगा, देयर आर सो मैनी कंट्राडिक्शन, डाउट्स एंड डेंट्स सो फार एज द स्टोरी नरेटेड बाय द ट्रांसलेटर ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इन्होंने जो भी स्टोरी बताई इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, और उस चीज़ों के अंदर ये तो जो इन्होंने 19/3 का तस्करा किया कि जो अमाउंट रिसीव की है वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस के हवाले से अमाउंट दी जाती है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो सिविल सर्विस में है, जिस दिन उसकी डेथ होती है, डेथ वाले दिन या नेक्स्ट डे उसके फ्यूनरल के जितने भी एक्सपेंसेस है जो गालिबन 13 से 15 हज़ार बनते हैं उसको दिए जाएंगे। वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो एक सेपरेट चीज़ है जिसका वो डिस्टिंक्ट मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। मिलते हैं ना, बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑन जॉब कंसीडर करके दिया गया। जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया, 1.5 माह बाद उसकी वफात उसका नोटिफिकेशन किया गया, तो डेफिनेटली वो ऑन सर्विस ही कंसीडर किया जाएगा। जो सबसे बड़ा लकूना या लूपहोल इस केस के अंदर कंसीडर किया जा रहा है वो ये है कि एक शख्स जिसकी वफात के 1.5 माह बाद को किसी अदालत में नहीं चले जाना चाहिए इस अपने केस को लेकर? डेफिनेटली इनको अदालत में जाना चाहिए। ही मस्ट नॉक द डोर ऑफ सिविल ट्रिब्यूनल, सर्विस ट्रिब्यूनल जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 212 ट्रिब्यूनल्स को डिफाइन करता है, और उसके तहत ये सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएं। और इसके अलावा भी इनके पास एक रेमेडी है, इनकी फैमिली है जो इनके डिपेंडेंट्स हैं, दे कैन नॉक द डोर ऑफ हाई कोर्ट अंडर द रिट पिटिशन ऑफ 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो आयन के आर्टिकल 199 के तहत जाएं हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जाकर ये प्ली लें कि मैंडामेस की जो रिट पिटिशन है उसके तहत इनको ये डायरेक्शन दी जाए हाई कोर्ट की तरफ से टू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू अंडर लॉ एंड नॉट टू डू व्हाट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू अंडर लॉ। कि आप कानूनी कार्रवाई करें और कानून और ज़ाब्ता जो आपको पाबंद करता है कि एक बंदा जो ड्यूरिंग सर्विस वफात पाता है उसके जितने भी इंसेंटिव्स हैं, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं और उसके जितने भी बकाया जात हैं, उनके घर वालों को इस तरह जलील और रुस्वा ना किया जाए। आखिरकार उस शख्स ने अपनी शबाना रोज़ मुखलिसाना काविशें हुकूमत पाकिस्तान की इस यूनिवर्सिटी तलीमी अदारे के लिए दी हैं, और उनको ये ना दिया जाए, और कानून के दायरे में रहते हुए इनकी ये अपील है, इनकी ये प्ली है, इसकी सुनवाई की जाए। राइट। अब शाइस्ता, मैं ये आपसे पूछ रहा था कि कमर बुखारी साहब ने जो बातें की हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, जो भी बातें कर रहे थे, आपकी मुलाकात इस्माइल साहब की फैमिली से भी होती है, उनकी वालदा से भी आप मिली होंगी, तो उनके स्टेटमेंट्स में और इनके बयानात में कोई फर्क तो नहीं आपको महसूस हो रहा? जी, काफी ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है। जैसे अभी भी काफी ज्यादा उसका सामने आ रहे हैं। कमर बुखारी साहब ने जो अपना मौकफ किया और जो इनके बेटे अख्तर इस्माइल कह रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा तजाद पाया जा रहा है। अब उनकी जो बेवा है वो इस बात से कह रही है कि मेरे फैमिली के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि 6 बच्चे हैं, 1 2 3 नहीं बल्कि 6 बच्चे, उनकी कफालत करना है। तो उनको जो तकरीबन 40 लाख उनकी हाजिर सर्विस वफात की मद में जारी किया जाना था वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो जो उनको पैसे मिली हैं वो सारी बातें, रिटायरमेंट के पैसे तो काफी ज्यादा कम, कोई बहुत कम हिस्सा मिलता है। तो इस हवाले से ये हम किस तरह से इनको कह सकते हैं? कमर बुखारी साहब कह रहे उन्होंने पैसे दिए, अब जब उनका वो बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करते कि हाजिर सर्विस उन्होंने वफात पाई है, तो उनकी वालदा जो शहनाज हैं बीबी, उनका भी तो यही कहना है कि मैंने अपने बच्चों की कफालत करनी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप फिलफौर अभी तो ये पैसे लें, बाद में जो प्रोसीजर है तो हम करते। तो बच्चों की कफालत के लिए मजबूरी थी कि जाहिर है उन्होंने वो पैसे ले लिए उस वक्त पर जो पैसे दे रहे थे ताकि मैं बच्चों की कफालत तो कर सकूं। काफी ज्यादा क्राइसिस, एकदम से शोहर की वफात होगी तो मैंने अपने आप वो सर्कल एक चलाना था,
तो अगर पैसे लिए हैं तो जिस तरह से डेट में भी काफी ज्यादा वो मुतनाज़ आ रहा है कि जिस तरह से कमर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अगले ही दिन पैसे ले लिए, वो खैर से उन्होंने बाद में इस बात को तो एडमिट कर लिया कि वो जो तारीख है वो गलत उन्होंने बयान कर दी थी। तो लेकिन उसकी वालदा का यही कहना है कि इसका मतलब यही नहीं है, चलो जितने उन्होंने पैसे ले लिए हैं उनकी हाजिर सर्वत वफात की मद में जितने उनको मिलते थे, जितने उन्होंने ले लिया उतने वो डिडक्ट कर ले, बाकी जो इनके रहते वो तो उनको जारी कर दिए जाएं। ठीक, सही है। अच्छा, अब अख्तर साहब ये जो जैसे वकास साहब कह रहे हैं कि आपको सर्विस ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए था, तो आपने क्या यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और फॉरम पर आप गए हैं वहाँ पर इस एप्लीकेशन को लेकर? क्योंकि अदालत में अगर आप जाएंगे तो शायद ये आपका केस तो स्ट्रांग है, जो मुझे अभी तक इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों की राय और आपकी बातें सुन के लगा। तो आपने क्या यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और फॉरम का रास्ता अख्तियार किया? जी सर, सर्विस ट्राइब्यूनल में हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो सर्विस ट्राइब्यूनल के अंडर लॉ नहीं आती, आप इस तरह करें हाई कोर्ट में इसके लिए अप्लाई करें। ठीक, तो हमने बेटर ये समझा कि हाई कोर्ट में तो पता नहीं 20 साल ही लग जाए इस केस को समझने में, क्योंकि यूनिवर्सिटी जिस स्लो प्रोसीजर से चल रही है, तो बेटर यही है कि हम लोग नहीं, लेकिन आपके केस की नोयत तो ऐसी नहीं है कि इसमें 20 साल लग जाएं। क्यों जी वकास साहब, क्या ये ऐसा केस है इसमें 20 साल लग जाएं? बिल्कुल, क्योंकि इनकी रिट पिटिशन है, रिट पिटिशन जो है वो बड़ी एक्सपीडिशियसली, बड़ी स्पीडली डिसाइड की जाती है, चूँकि उसके अंदर डायरेक्ट किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, जो कि वो रिट पिटिशन के तहत किसी भी पाकिस्तान के आइन की या किसी भी ज़ाब्ते की, किसी भी रूल की या किसी भी कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, उनको 199 के तहत ये डायरेक्ट करती है हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान, उनको डायरेक्शन दी जाती है थ्रू द हाई कोर्ट अंडर द रिट पिटिशन ऑफ 199 के आपको ये जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं फलां बंदे का ये जो हमारे पास काज लेकर आया है, इस काज को इंटरटेन किया जाए, और उसकी डायरेक्शन बड़ी स्पीडली इंटरटेन की जाती है। अगर ये समझ रहे हैं कि 20 साल सिविल कोर्ट की तरह या 10 साल क्रिमिनल कोर्ट की तरह इनका वहां पे वक्त का ज़िया होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फौरन हाई कोर्ट में जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज साहब आपका, अख्तर इस्माइल साहब, शाइस्ता शेख और हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।